सर्वेक्षण 2023 के। नमस्कार। आज हम बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के उन आंकड़ों की गहराई में उतर रहे हैं जो आप जानते हैं हाल ही में जारी किए गए हैं। जी नमस्कार। हमारे सामने सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इनमें छिपी सबसे जरूरी बातों को समझना, है ना? बिल्कुल। और ये आंकड़े काफी अहमियत रखते हैं। हाँ, ये सर्वेक्षण अपने आप में काफी अहम है क्योंकि आजादी के बाद बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने इतने विस्तार से जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। जी हाँ, पहला राज्य। इसका प्रस्ताव भी, जहां तक मुझे याद है, 2019 में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था। सही। और दिलचस्प बात यह है कि इसे 2 अक्टूबर 2023 को, मतलब गांधी जयंती के दिन जारी किया गया। हाँ, ये टाइमिंग भी गौर करने वाली है। तो सवाल ये है कि ये आंकड़े बिहार की सामाजिक बुनावट के बारे में आखिर क्या कहानी कहते हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है। मतलब ये आंकड़े हमें राज्य के जो जटिल सामाजिक ताने बाने हैं ना, उसको देखने का एक नया नजरिया देते हैं। सही। और ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरी गणना 2 चरणों में हुई। जनवरी 2023 में शुरू हुई थी। अच्छा, 2 फेज में? हाँ, 2 फेज में। जनवरी में शुरू होकर अगस्त 2023 में खत्म हुई और इस बीच में वो एक कानूनी पेच भी फंसा था। हाँ, वो पटना हाईकोर्ट वाली बात। जी, पटना हाईकोर्ट ने इस पर एक अस्थायी रोक भी लगाई थी, जिसे बाद में खैर हटा लिया गया। पूरी प्रक्रिया बिहार सरकार और जिला अधिकारियों की सख्त निगरानी में हुई, जो इसकी प्रशासनिक गंभीरता को दिखाता है। बिल्कुल। और हाँ, ये इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा हम जानते हैं, 1931 के बाद से ऐसी जातिगत जनगणना के आंकड़े हमारे पास हैं ही नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले प्रक्रिया पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये 2 चरणों वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। मुख्य रूप से घरों की लिस्टिंग हुई, उनको नंबर दिए गए, मतलब एक तरह से पूरे राज्य का खाका तैयार किया गया। मैपिंग जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। फिर दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ, जिसमें फिर हर घर जाकर लोगों की जाति, धर्म और कुछ और सामाजिक आर्थिक डिटेल्स पूछी गईं। अच्छा। हालांकि अभी जो आंकड़े आए हैं वो मुख्य रूप से जाति और धर्म पर ही फोकस करते हैं। और इसी दूसरे चरण के दौरान वो कानूनी अड़चन आई थी जिसका जिक्र आप कर रहे थे। सही कहा। दूसरे चरण का काम जब चल रहा था, लगभग 80% पूरा हो गया था, तभी पटना हाईकोर्ट ने 4 मई 2023 को इस पर वो अस्थायी रोक लगा दी। क्यों लगाई थी रोक? कुछ अंदाजा? देखिए, इसके पीछे की दलीलें शायद सर्वेक्षण की वैधता और निजता के अधिकार जैसे मुद्दों से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इस पर। ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में अदालत ने वो रोक हटा दी और सर्वेक्षण का रुका हुआ काम फिर से शुरू होकर 6 अगस्त 2023 को पूरा हो सका। अच्छा। और इस पूरी कवायद पर, जैसा मैंने कहा, राज्य सरकार और सभी जिला अधिकारियों की निगरानी रही। ये दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया गया है। सही। और ये कानूनी चुनौती ही इस बात का संकेत है कि जातिगत आंकड़े जुटाना कितना संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये समझना जरूरी था। चलिए अब उन आंकड़ों पर आते हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। शुरुआत कुल जनसंख्या से करते हैं। बिल्कुल। तो सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 दर्ज की गई है। 13,07,00,000 से ज्यादा। जी। और यह आबादी लगभग 2,83,44,160 परिवारों में रहती है। 2,83,00,000 परिवार। हाँ, ये संख्याएं अपने आप में सर्वेक्षण के स्केल को दिखाती हैं कि कितना बड़ा काम था ये। वाकई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, अलग अलग सामाजिक वर्गों का प्रतिशत। यहाँ तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आ रही है। बिल्कुल। सबसे बड़ा समूह जो उभर कर आया है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसी। ईबीसी कितना प्रतिशत? राज्य की कुल आबादी का 36% से थोड़ा ज्यादा। सटीक आंकड़ा है 36.0148%। 36%? हाँ, अगर संख्या में देखें तो ये लगभग 4,70,80,000 लोग होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद है पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इनकी आबादी करीब 27.13% है। 27.13%? जी। ओबीसी। जी, ये संख्या लगभग 3,54,63,000 बैठती है। अच्छा, तो अगर हम ईबीसी और ओबीसी को एक साथ देखें, मतलब इन दोनों को मिला दें, तो ये मिलकर बिहार की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं? यही सर्वेक्षण का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। बताइए। ईबीसी और ओबीसी को मिला दें
तो ये राज्य की कुल आबादी का 63% से भी ज्यादा हो जाते हैं। 63%। हाँ, 63.41%। हाँ। मतलब बिहार की लगभग 2/3 आबादी इन्हीं 2 वर्गों से आती है। ओह। ये आंकड़ा राजनीतिक और सामाजिक लिहाज से बहुत मायने रखता है। ये सीधे सीधे आरक्षण की नीतियों को, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को, सामाजिक न्याय की बहस को, सबको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। याद कीजिए, मंडल आयोग की सिफारिशें कितने पुराने आंकड़ों पर आधारित थीं। हाँ। ये आंकड़ा बिहार के लिए एक ताज़ा और ठोस आधार देता है। ये 63% वाला आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, बाकी श्रेणियों का क्या हिसाब है? एससी, जनरल, एसटी? हाँ, तो अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी लगभग 19.65% है। 19.65%। जी, जो करीब 2,56,89,000 लोग हैं। फिर सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी, इनकी आबादी 15.52% बताई गई है। 15% से ज्यादा? हाँ, यानी लगभग 1,99,16,000। और सबसे छोटा समूह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का है। एसटी कितना है? इनकी आबादी सिर्फ 1.68% है, जो करीब 21,99,000 होती है। ओके। और जैसा आपने शुरू में बताया था, इस सर्वेक्षण में कुल 214 जातियों की पहचान की गई है। जी हाँ, 214 अलग-अलग जातियों को दर्ज किया गया है। ये संख्या अपने आप में बिहार की सामाजिक संरचना की जो जटिलता है, जो विविधता है, उसको दिखाती है। सही। ये सिर्फ मोटी-मोटी श्रेणियों की बात नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर मौजूद अनगिनत छोटी-बड़ी जातियों की हकीकत है। तो इन 214 जातियों में अगर हम एकल सबसे बड़ी जाति की बात करें तो वो कौन सी है? सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार यादव समुदाय राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है। यादव कितना प्रतिशत? कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 14.26% बताई गई है। 14.26%। जी, बिहार की राजनीति में यादव समुदाय की अहमियत तो खैर जगजाहिर है, और ये आंकड़ा अब उसे एक संख्यात्मक आधार देता है। यादव समुदाय के बाद कौन सी जातियां प्रमुख हैं? यादवों के बाद रविदास जाति का नंबर आता है। रविदास? हाँ, जिन्हें अक्सर चमार समुदाय से जोड़ा जाता है। इनकी आबादी 5.25% है। कुशवाहा 4.21। फिर ब्राह्मण समुदाय की आबादी 3.66% और राजपूतों की 3.45% दर्ज की गई है। ब्राह्मण 3.66, राजपूत 3.45। काफी पास। हाँ, काफी करीब। ये देखना दिलचस्प है कि कुछ जातियों के आंकड़े बहुत करीब हैं। जैसे भूमिहर और कुर्मी के बारे में क्या पता चला? आपने सही पकड़ा। भूमिहार और कुर्मी दोनों ही जातियों की आबादी लगभग एक समान दर्ज की गई है, 2.87%। दोनों 2.87%? जी हाँ, बिल्कुल बराबर। इसके बाद तेली समुदाय 2.81% और बनिया समुदाय 2.31% पर हैं। अच्छा। सूची में और भी कई जातियां हैं, जैसे मुसहर 1.40%, पासवान दुसाद 0.98%। ये छोटी छोटी प्रतिशतताएं भी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और बिहार के सामाजिक समीकरणों में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो ये 214 जातियों का आंकड़ा सच दिखाता है कि बिहार का समाज कितना बहुस्तरीय है। अच्छा, अब जाति के अलावा सर्वेक्षण में धर्म के आधार पर भी जानकारी जुटाई गई थी। उसकी क्या तस्वीर सामने आई है? हाँ, धार्मिक संरचना के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, बिहार एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य है। कितना प्रतिशत? कुल आबादी का लगभग 82%, सटीक कहें तो 81.9986% हिस्सा हिंदू धर्म को मानने वाला है। यानी 10,71,00,000 से ज्यादा? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? वो मुस्लिम समुदाय है। राज्य की कुल आबादी का 17.70% हिस्सा इस्लाम को मानता है। 17.7%? हाँ, सटीक 17.7088%। संख्या के हिसाब से देखें तो ये 2,33,49,000 से कुछ ज्यादा है। ये एक काफी बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है। हाँ, 17% से ज्यादा काफी होता है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी धर्मों की क्या स्थिति है? अन्य धर्मों को मानने वालों की संख्या काफी कम है। जैसे ईसाई समुदाय की आबादी लगभग 75,238 है। 75,000? हाँ, जो कुल जनसंख्या का महज 0.0576% है। सिख समुदाय की संख्या और भी कम, करीब 14,753। सिर्फ 14-15,000? हाँ, 0.0113%। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 11,120, 0.0085% बताई गई है। 11,000? और दिलचस्प बात यह है कि जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बौद्धों से थोड़ी ज्यादा है, 12,523,
0.0096% दर्ज की गई है। अच्छा, जैन ज्यादा है बौद्ध से। हाँ, थोड़ा सा। हालांकि दोनों ही बहुत छोटे समूह हैं। और एक अन्य धर्म की श्रेणी भी थी। हाँ, एक श्रेणी अन्य धर्मों के लिए भी है, जिसके तहत करीब 1,66,000 0.1274% लोग दर्ज किए गए हैं। 1,66,000। जी, ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन से विशिष्ट धर्म या मान्यताएं शामिल हैं, लेकिन ये भी कुल आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर धार्मिक तस्वीर साफ है। हिंदू बहुसंख्यक, एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी और बाकी धर्मों के बहुत छोटे समूह। ठीक है, तो हमने आंकड़ों के कई पहलू देख लिए। कुल आबादी, सामाजिक वर्ग जिसमें एबीसी, ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी शामिल हैं, फिर विशिष्ट जातियां जैसे यादव, रविदास, कुशवाहा और धार्मिक संरचना। अब इन सबको एक साथ रखकर देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरी जानकारी का, जो आज़ादी के बाद पहली बार इतने विस्तार से सामने आई है, असल मतलब क्या है? इसका मतलब कई स्तरों पर है। सबसे पहले तो जैसा हमने बार बार कहा, ये 1931 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने इतने विस्तृत जाति आधारित आंकड़े जारी किए हैं। हाँ, ये बात ही अपने आप में बड़ी है। जी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। अब उन बहसों के लिए एक ठोस समकालीन आधार मिल गया है, जो पहले अनुमानों पर या पुरानी जनगणनाओं या सैंपल सर्वे पर आधारित थी। सही। चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, आरक्षण का सवाल हो या विकास योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण का, अब बिहार के पास अपना विशिष्ट डेटा है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे नीतियों में बदलाव आएगा या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? इसकी पूरी संभावना है, खासतौर पर वो 63% वाला आंकड़ा। मैंने ईबीसी प्लस ओबीसी वाला, हाँ, वो तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने या मौजूदा कोटा के भीतर पुनर्वितरण की मांगों को जोरदार तरीके से हवा दे सकता है। अच्छा। विभिन्न सामाजिक समूह अब इन आंकड़ों का हवाला देकर राजनीतिक दलों और सरकार पर अपनी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का दबाव बना सकते हैं। राजनीतिक दल भी निश्चित रूप से इन आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और अपनी चुनावी रणनीतियों को इसके हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे। इससे नए सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ बन सकते हैं या पुराने टूट सकते हैं। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा आपने पहले इशारा किया था, कि ये सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े हैं। ये हमें लोगों की आर्थिक या शैक्षिक स्थिति के बारे में तो कुछ नहीं बताते अभी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सर्वेक्षण हमें बताता है कि कौन किस जाति या धर्म का कितनी संख्या में बिहार में रहता है। ये एक तरह का जनसांख्यिकीय नक्शा है। हाँ, एक हेड काउंट जैसा। बिल्कुल, लेकिन ये नक्शा ये नहीं दिखाता कि किस समूह के पास कितनी जमीन है, किसकी आय कितनी है, कौन कितना पढ़ा लिखा है या स्वास्थ्य सेवाओं तक किसकी कितनी पहुंच है। सही। ये सामाजिक आर्थिक पहलू इस डेटा रिलीज में शामिल नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान ऐसी जानकारी भी जुटाई गई थी। अच्छा, वो डेटा शायद बाद में आए। शायद। उस जानकारी के बिना ये तस्वीर अधूरी है, क्योंकि किसी जाति समूह की संख्या और उसकी वास्तविक सामाजिक आर्थिक स्थिति में सीधा संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। उस विश्लेषण के लिए और आंकड़ों का इंतजार करना होगा। तो आज हमने बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के जारी हुए प्रमुख निष्कर्षों को खंगाला। हमने देखा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी लगभग 36% के साथ सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। जी। हाँ? पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी मिलकर राज्य के 63% से अधिक आबादी बनाते हैं। हाँ, ये सबसे अहम बात। यादव समुदाय 14.26% के साथ सबसे बड़ी एकल जाति के रूप में उभरा है। कुल 214 जातियों की पहचान हुई है। 214 जातियां। धार्मिक संरचना में हिंदू लगभग 82% और मुस्लिम लगभग 17.7% है। और सबसे बड़ी बात, बिहार ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल। ये सर्वेक्षण, जिसमें 214 जातियां और 6 मुख्य धर्मों के साथ वो अन्य धर्म श्रेणी शामिल है, राज्य की आबादी का एक अभूतपूर्व विस्तृत चित्र पेश करता है। जैसा कि हमने चर्चा की, ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन ये उस समाज का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा स्नैपशॉट हमें 1931 के बाद पहली बार इस पैमाने पर देखने को मिला है। सही कहा। ये भविष्य की सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत चर्चाओं के लिए एक नया प्रस्थान बिंदु है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। और जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। समाज की संरचना और विविधता का इतना बारीक विवरण सामने आने के बाद, जहां हमें पता है कि कौन कितने प्रतिशत है, हमारी आपसी समझ और सामाजिक संवाद पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या ये आंकड़े हमें एक दूसरे को बेहतर समझने
और ज्यादा समावेशी नीतियां बनाने में मदद करेंगे, या फिर ये पहचान की राजनीति को और गहरा करने का जरिया बन जाएंगे? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल देखना होगा।